हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि आज हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की लास्ट क्लास है। इससे पहले हमने जो भी हमारा था, चाहे वो एक्सटेंशन एजुकेशन हो, चाहे वो होम मैनेजमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन साइंस हो या फिर वो टेक्सटाइल हो, हमने इन सारी चीज़ों को कवर अप कर रखा है। आज हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे टीकाकरण पर। आपको पता है कि ये जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन ईश्वर की एक अमूल्य निधि है। एक माँ जो होती है, वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है। उसके आने से पहले उसकी विभिन्न रूपों में उसकी छवियों को देखती है, कल्पनाओं में उसको देखती है कि उसका शिशु कैसे हृष्ट-पुष्ट पैदा होगा। लेकिन अगर वही बच्चा एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस माता पर क्या बीतती है। तो ये जो मानव जीवन है, ये तो ईश्वर की देन है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य है, ये ईश्वर की देन नहीं होती है। ये व्यक्तिगत प्रयासों से अर्जित किया जाता है। व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करनी होती है। अब एक जो नवजात शिशु होता है, वो तो अपनी सुरक्षा कर नहीं सकता, तो इसके लिए उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना किसकी ज़िम्मेदारी है? उसके परिवार वालों की है। तो उसके परिवार वाले उसका पालन-पोषण करते हैं, उसके स्वास्थ्य की देख-रेख करते हैं। जन्म से पहले प्रत्येक शिशु को गर्भ में एक निश्चित वातावरण मिलता है। तो गर्भकालीन विकास के दौरान केवल आंतरिक वातावरण ही उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, तो वो एक नए वातावरण में आता है, जो निरंतर उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब हमारे वातावरण में अनेक हानिकारक तत्व विद्यमान हैं, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अनेक प्रकार की जो है ये अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बच्चे को इन बीमारियों से बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है टीकाकरण की। बच्चे को टीकाकरण करके उसको सुरक्षित किया जाता है। अब ये टीका क्या होता है? जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा प्राणी के शरीर की वो क्षमता है, जिसके द्वारा शरीर के लिए हानिकारक और अस्वीकार्य बाह्य पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है। अगर ये शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं, तो इन्हें नष्ट करके बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टीका है, टीका को आप क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। टीका एक ऐसी शक्ति है जो शरीर की रक्षा संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से करती है। अब कुछ व्यक्तियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से भी प्रतिरक्षा पाया जाता है, लेकिन अधिकांश संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमें कृत्रिम रूप से वैक्सीन के द्वारा जो एंटीजन पदार्थ है, वो शरीर में प्रवेश कराना पड़ता है। एंटीजन वो पदार्थ होता है, जब इन्हें शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, तो इनसे विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली टीका की। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टीकाकरण। आपको पता है कि टीकाकरण से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीकाकरण क्या है, ज़रा हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरक्षीकरण यानी कि टीकाकरण। टीकाकरण से तात्पर्य विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने हेतु शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को प्रवेश कराकर शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना तथा विशिष्ट बीमारी के प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। तो प्रतिरक्षा का मतलब यही होता है, प्रतिरक्षीकरण का मतलब यही होता है, जो आपके शरीर को
व्यक्ति के शरीर को या बच्चे के शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना। अब बचाएंगे कैसे? तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजन का प्रवेश कराकर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कि जो विशिष्ट बीमारी है उनके प्रति व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा होती है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा रोगों से बचाव के लिए प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। यहाँ हमने थोड़ी सी बात की, एक शब्द WHO क्या है? WHO। तो आपका काम क्या है? अब आपके लिए यहाँ पर 2 काम आता है। पहला, 2 काम नहीं, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला ये कि WHO की स्थापना कब हुई? दूसरा ये कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? आप इसी में साथ ही बता दीजिएगा WHO का मुख्यालय कहाँ है और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये 4 क्वेश्चन आप सभी छाप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक? आगे हमें क्या देखना है? ये तो हमने बात की कि कौन जो है ये कार्यक्रम कर रहा है, तो WHO एक विशेष व्यापक स्तर पर इसको अपना रहा है ताकि जो है ये प्रतिरक्षीकरण किया जा सके और बच्चों को या व्यक्तियों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सके, जिसमें संक्रामक रोगों की रोकथाम हो सके और जो बच्चे हैं या फिर जो मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। अब प्रतिरक्षीकरण में बीमारियों के कीटाणुओं को परिवर्तित रूप कैसे? मरे हुए या तो फिर उन्हें कमजोर अवस्था में, यानी कि या तो जो कीटाणु हैं उनको मरा हुआ रहना चाहिए या फिर उनको कमजोर किया जाता है, अथवा उनके जीव विष से वैक्सीन बनाई जाती है। ये वैक्सीन जब निश्चित मात्रा में शरीर में पहुंचता है तो बीमारियों से शरीर की सुरक्षा रखती है। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा और कुछ मुंह के द्वारा पिलाई जाती है। अब ये शरीर में पहुंचने के बाद शरीर में क्या करते हैं? शरीर में पहुंचने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। जो ये हम प्रतिरक्षीकरण कर रहे हैं, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बीमारियों के कीटाणु हैं उन्हीं को या तो आप मरे हुए रूप में या फिर इनको काफी कमजोर करके इनको शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है या प्रवेश कराया जाता है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्या करते हैं, जिन्हें इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है और कुछ होते हैं जिसे मुख के द्वारा पिलाया जाता है। अब मुख के द्वारा ध्यान रखेंगे कौन सा है, तो पल्स पोलियो आपने बहुत बार सुना होगा और पिया भी होगा। तो पल्स पोलियो इसको मुख के द्वारा दिया जाता है। बाकी आपने सुना ही होगा जो आपके BCG हो गया, TT हो गया, ये सारे कैसे दिए जाते हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रतिरक्षण किया जाता है उससे लाभ क्या होता है। ओरली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर समय रहते ये टीकाकरण कर दिया जाता है तो उससे आपको अनेक लाभ होते हैं, जैसे शरीर का जो संक्रामक रोग होने वाला है वो उससे बचाया जा सकता है। अगर किसी को प्रतिरक्षीकरण के बाद रोग हो जाता है तो उसकी तीव्रता कम होती है। अगर टीका उसको नहीं लगा है तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन अगर टीका लगने के बाद भी होता है रोग तो उसकी जो तीव्रता होती है वो काफ़ी कम होती है। प्रतिरक्षीकरण द्वारा रोगों से बचाव होता है, जिससे दवा आदि होने पर ये व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। शरीर रोग के हानिकारक प्रभाव से भी बचता है। तो ये तमाम प्रकार के लाभ होते हैं टीकाकरण के। अब ये जो टीकाकरण होता है ये भी 2 तरह से होता है। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। बस आप ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण में रोग प्रतिकारिता उत्पन्न करने के लिए 1 या 1 से अधिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये जो प्राथमिक इंजेक्शन निश्चित समय में लगाए जाते हैं तो धीरे-धीरे समय
व्यतीत होने पर रोग प्रतिरक्षा धीरे-धीरे कम हो जाती है। जो गौड़ प्रतिरक्षीकरण है, वो प्राथमिक प्रतिरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद दी जाती है। इसे ही बूस्टर डोज कहते हैं। ठीक? अब हमें क्या समझना है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चार्ट है आपके लिए। अब इस चार्ट को आप क्या करेंगे? आप इस चार्ट को मारेंगे रट्टा। रट्टा यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कब किस माह में कौन-सा टीका लगाया जाता है। ये आपको पता होगा जब आप यूथ उठाकर देखेंगे जो तो उसमें आपको कई एग्ज़ामों में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आपने एक हमारी डिज़ीज़ की क्लास हुई थी, वो आपको शायद से न्यूट्रिशन साइंस की क्लास में मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी टेलीग्राम पर। आप वहाँ से जाकर उस क्लास को ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि आज जो हम ये अभी चार्ट देखने वाले हैं, यहाँ से मैं आपसे कई क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो उसका आंसर आपको वहाँ पर मिलेगा। डिजीज़ की क्लास है, हमने एक ही क्लास में जो सारे हमारे संक्रामक, गैर संक्रामक रोग थे, हमने उनको कवर अप करने की कोशिश की थी। बस हमने मेन पॉइंट को नोट डाउन किया था। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, 1 घंटे प्लस की वो क्लास है, तो आप एक बार जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तालिका एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। एक तो हो जाता है अवस्था, अवस्था यानी कि शैशवावस्था। दूसरा आपको दिया गया है माह, यानी कि किस माह में टीका लगवाना है। अगला है आपका वैक्सीन, कौन-सी वैक्सीन लगनी है। अगला है आपका खुराक, कितने खुराक लेना है और बचाव, किस चीज़ से ये टीका बचाव करता है। तो सबसे पहले शिशु, जो एक नवजात शिशु होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो शिशु को कितने उम्र में कौन-सा टीका लगता है? 3 माह से लेकर 9 माह के बीच में डीपीटी का टीका लगता है। अब डीपीटी, अब मैं तो नहीं बताने वाली, आप बताएँगे इसका फुल फॉर्म क्या है। हमने इसको प्रैक्टिस में भी देखा है, हमने ये जो डिजीज़ की क्लास की थी वहाँ पर भी देखा है। तो एक बार अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाइए देखिए और आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डीपीटी का फुल फॉर्म। यहाँ पर जो भी शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको बताने हैं। ठीक? तो जो 3 से 9 माह के बीच में टीका दिया जाता है, वो दिया जाता है डीपीटी का टीका। इसकी कितनी डोज़ लेनी होती है? तो 3 डोज़ देते हैं। ये बचाव किस-किस चीज़ से करता है? तो डिप्थीरिया का, काली खाँसी से, टिटनेस से। इन 3 रोगों से ये बचाव करता है। इसी में दिया जाता है पोलियो का वैक्सीन, पोलियो आपको पता है। इसकी भी 3 डोज़ दी जाती है। किससे रक्षा? वही पोलियो से रक्षा करता है। अगला है बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है और इसकी 3 डोज़ दी जाती है। रक्षा किससे करती है? तपेदिक से करती है, जिसका टीबी यानी कि आपको टीबी का फुल फॉर्म बताना है। ये वाली टीबी, इसका फुल फॉर्म बताना है, ये टीबी नहीं होता है, ठीक? तो आपको टीबी का फुल फॉर्म बताना है। अगला है 9 से 12 माह में खसरा का टीका लगाया जाता है, जिसकी 1 डोज़ दी जाती है जो कि रक्षा करता है खसरे से। बाकी 18 से 24 माह में वही डीपीटी की टीका दिया जाता है 1 डोज़, पोलियो 1 डोज़ दिया जाता है, ठीक? ये आपने देखा कि एक शिशु को कौन-कौन से टीके दिए जाते हैं। अगर हम अगला बात करें तो बालक की करेंगे। बालक को कौन-सा टीका कब दिया जाता है? तो 5 से लेकर 6 वर्ष की अवधि में डीटी का टीका दिया जाता है। कितना? 1 डोज़ दिया जाता है। टिटनेस और डिप्थीरिया से रक्षा करता है। 2 डोज़, अगर पहले 3 डोज़ नहीं लगा है, आपने देखा था पहले क्या होता है, पहले 3 डोज़ दिया जाता है, अगर ये 3 डोज़ नहीं दिया गया है, 2 डोज़ अगर पहले 3 डोज़ नहीं दिया गया है, तब आप यहाँ पर 2 डोज़ देंगे, ठीक?
10 वर्ष में टीटी टाइफाइड का, इसका टीटी का 1 डोज़ टिटनेस से रक्षा करता है और टाइफाइड ये 2 डोज़ दिया जाता है, ये मियादी बुखार से रक्षा करता है। 16 वर्ष में टीटी का टीका दिया जाता है 1 डोज़, टाइफाइड 1 डोज़। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टीटी क्या है? टीटी का फुल फॉर्म, ठीक? फिर जो गर्भवती माता है उसको 16 से 36 सप्ताह में देना होता है टीटी का टीका। 1 डोज़, 2 डोज़ अगर पहले नहीं लगा है तो रक्षा किससे करता है? टिटेनस। टीटी का अर्थ क्या होता है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक? ये तो हमने बात की कि कौन-कौन सा रक्षा करता है किससे, ठीक? बाकी इससे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे हालाँकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उस क्लास में डिस्कस किया था। एक बार आप उस क्लास को ज़रूर लीजिएगा, ठीक? वो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, बना है न्यूट्रिशन साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको डिज़ीज़ के नाम से एक क्लास मिलेगी और शायद से मुझे याद नहीं आ रहा है कौन-सी क्लास है, बट आप एक बार देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने शायद से 17 से 18 जो है बीमारियों के बारे में बात किया था। 17 से 18 नहीं तब भी 10 प्लस तो थे ही, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन वो हमारी 1 घंटे प्लस की क्लास हुई थी, ठीक? तो हमने ये अभी तक बात की किसकी? टीकाकरण की। टीकाकरण क्या है? क्यों लगाया जाता है? किस तरह से ये कार्य करता है? कौन-कौन सा टीका कब-कब लगाया जाता है? ये हमने बात कर ली टीकाकरण की। अब हमें क्या बात करनी है? अब हम लास्ट में सबसे बात करेंगे, एक पॉइंट हमारा बच रहा है जो कि है बालकों के पालन-पोषण की विधियाँ। यानी कि किस तरह से बच्चे का पालन-पोषण किया जाता है, हमें इसको समझना है, ठीक? तो अब हम देखने वाले हैं कि बालक जो है उसका पालन-पोषण किन विधियों से किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं। तो माता-पिता और परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियाँ काफ़ी हद तक बालक-अभिभावक के संबंध को भी प्रभावित करती हैं। एक जो माता-पिता होते हैं, ऐसा देखा गया है कि कम आयु वाले माता-पिता अपने बालकों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और ना ही उनकी जो पालन-पोषण है उतनी ज़िम्मेदारियों से कर पाते हैं, जितनी कि एक अधिक आयु वाले माता-पिता करते हैं। तो बच्चे का पालन-पोषण भी कई तरह से किया जाता है। इसमें पालन-पोषण करने वाले एक सबसे पहले विधाती है अति संरक्षण देने वाले माता-पिता। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अति संरक्षण देने वाले माता-पिता। जो माता-पिता अपने बालकों को बहुत अधिक लाड-प्यार, संरक्षण देते हैं, तब उनके बालकों के बिगड़ने की जो संभावना होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि माता-पिता अपने बालकों की गलतियों पर भी उन्हें डाँटते-फटकारते नहीं हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई चेतावनी देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो नाजायज़ माँगें होती हैं, जैसे एक होती है ना कि जायज़ माँग है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो उनकी जो नाजायज़ पूर्ति है, माँग है, उसकी भी पूर्ति वो कर देते हैं। उन्हें अपने बच्चों की गलतियाँ दिखाई ही नहीं देती हैं। वे संतान के प्यार में इतना ज़्यादा पागल होते हैं कि आँखें होते हुए भी उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। आपने ऐसे माता-पिता ज़रूर देखे होंगे, जो अपने बच्चों की गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो अति संरक्षण के कारण बालकों में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बालक का जो आत्मविश्वास है, वो भी डगमगा जाता है। वो अपने हर कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। जो माता-पिता अपने बच्चों को इस तरह का संरक्षण देते हैं। इनकी इतना ही नहीं, ये अति संरक्षण के कारण बालकों में जो व्यग्रता है, बेचैनी है, उत्तेजना है, ये
जल्दी से परेशान हो जाते हैं। इनका जो ध्यान लगाने की योग्यता होती है वो भी कम होती है। तो ये कई प्रकार के इनके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे इनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी दिखेगी आपको, अति संवेदनशीलता भी देखने को मिलेगा। इनके अंदर ध्यान न लगाने की योग्यता भी आपको देखने को मिलती है। तो ये तमाम प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण जो है बच्चा अपने मतलब हम समझ सकते हैं कि इनके माता-पिता अति संरक्षण देने वाले हैं। दूसरे प्रकार के माता-पिता कौन होते हैं? जो पालन-पोषण करते हैं। दूसरे होते हैं अति कठोर माता-पिता। जैसे आपने देखा कि अति संरक्षण देने वाले माता-पिता हैं, उसी तरह से अति कठोर माता-पिता होते हैं। अब कुछ अभिभावकों में अपने बालकों के प्रति काफ़ी कठोर अभिवृत्ति होती है। वे अपने बालकों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार करते हैं। वो बात-बात पर उनको टोकते रहते हैं, छोटी-छोटी गलतियों पर मारते-पीटते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में बालकों के अंदर कुंठा, आक्रोश, कुसमायोजन, निर्दयता, ये आक्रामकता, असत्यवादिता, ये सारे अवगुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, वो अवज्ञाकारी हो जाते हैं। उनके मन में माता-पिता के प्रति श्रद्धा व मान-सम्मान का भाव नहीं रह जाता है। तो और वो अपने माता-पिता का कहना भी नहीं मानते हैं। ठीक? अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये है कि किस तरह से माता-पिता अपने बालकों का पालन-पोषण करते हैं, लालन-पालन। तो लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से सबसे अच्छी पैरेंटिंग स्टाइल कौन-सी लगी? कौन से माता-पिता आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो इस तरह से पालन-पोषण कर रहे हैं, वो माता-पिता अच्छे होते हैं? ठीक? अगला हम बात करेंगे पक्षपात करने वाले माता-पिता। अब पक्षपात करने वाले माता-पिता कौन से होते हैं? तो कुछ माता-पिता अपने बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, ठीक? किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं, तो किसी को कम करते हैं। अब ऐसे में वैसे इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये होगा कि एक लड़का है और एक लड़की है। आप हर घर में देखेंगे, एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात बता रहे हैं। अब 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे, जो अगर उनके एक लड़का, एक लड़की है, तो दोनों में आपको डिफ़रेंस ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक? तो जो पक्षपाती माता-पिता होते हैं, ऐसा होता है कि वो एक बच्चे को अधिक लाड-प्यार करते हैं और दूसरे को कम लाड-प्यार करते हैं। एक की सारी जो आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाती है और एक की जो उसकी आवश्यकता से अधिक चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बालकों में परस्पर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो अपने ही माता-पिता से चिढ़ते हैं, जिस बालक को कम प्यार मिलता है, कम महत्व देते हैं और वो अधिक प्यार पाने के लिए अपने बाल जो उसके साथी है या फिर जो उसका दूसरा भाई या बहन है, उससे उसको ईर्ष्या होने लगती है। ठीक? अगला है तिरस्कार करने वाले माता-पिता। तिरस्कार करने वाले माता-पिता वे माता-पिता जो अपने बालकों की उपेक्षा या फिर उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। अपने बालकों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो समय से नहीं करते हैं, जानबूझकर उनकी उपेक्षा करते हैं, अतिथियों के सामने भी उनका अपमान करते हैं। तो जो बच्चा है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, उसके मन को आहत होता है। उनका भी माता-पिता के साथ मधुर संबंध नहीं रह पाता है। अब एक सिंपल सा बात है, चाहे वो माता-पिता हों या कोई और हो, अगर किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, ख़ैर यहाँ पर हम बात बच्चे की कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। माता-पिता हों, भाई-बहन हों या फिर पास-पड़ोस का हो या घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप बच्चे को बार-बार तिरस्कृत करेंगे, तो उसके मन में आपके लिए वो प्रेम, वो आदर, वो मान-सम्मान नहीं रहेगा। कितना भी कर लीजिए, लेकिन वो मान-सम्मान आप बच्चे के अंदर नहीं ला सकते हैं। बच्चे के अंदर क्या, बड़ों के अंदर भी नहीं आ पाता है। तो इससे बच्चा जो है क्या होता है, उसके मन को आहत पहुँचती है।
तिरस्कृत बालकों में उनके मन में कुंठा, हीन भावना, उनके अंदर निर्दयता, कठोरता, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और दिखावटीपन, समायोजन, कुसमायोजन, ये सारे लक्षण उनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एक प्रकार के और माता-पिता होते हैं जो प्रजातांत्रिक तरीके से पालन-पोषण करने वाले माता-पिता होते हैं। अब प्रजातांत्रिक में क्या आता है? तो वे माता-पिता जो अपने बालकों को एक प्रजातांत्रिक तरीके से पालते-पोसते हैं। वो ना तो उनके साथ अधिक कठोर व्यवहार अपनाते हैं और ना ही उनको एकदम से छूट दे देते हैं। ना ही उन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने, उधम मचाने यानी कि तूफ़ानी करने के लिए उनको स्वतंत्रता देते हैं। वे ना तो उन्हें अधिक मारते-पीटते हैं या टोकते हैं और ना ही उन्हें अधिक सिर पर चढ़ाते हैं, बल्कि बालक के साथ में एक संतुलित व्यवहार करते हैं। वो उनको संस्कारवान बनाना चाहते हैं, उन्हें अच्छे सील गुणों से सुशोभित करना चाहते हैं। ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में 4-6 सील गुणों के नाम बता दीजिएगा, ठीक? और वे उन्हें क्या करते हैं तो बालक जो होता है, ऐसा बालक वो सृजनात्मकता का गुण अपने अंदर विकसित करता है। वो सहयोगी, सहिष्णु और परोपकारी, स्वतंत्र चिंतन वाला ऐसा बनता है। उनमें दया, करुणा हो गया, बलिदान हो गया, त्याग हो गया। ये जो सारे मानवीय गुण होते हैं ना, ये एक प्रकार से कह सकते हैं इनका ये भंडार होते हैं। कहने का मतलब जो प्रजातांत्रिक तरीके से पालन-पोषण किया जाता है जिन बच्चों में, तो उन बच्चों में मानवीय गुणों का एक भंडार हो जाता है। मानो कि कौन-कौन से गुण होने चाहिए? वैसे हमने आपसे जो सील गुण पूछा है, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा, ठीक? अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 बात की 6 ही हैं क्या? नहीं, एक और है। तो जो छठा है वो कौन-सा है? छठा है प्रभुत्वशाली माता-पिता। प्रभुत्वशाली माता-पिता, तो कुछ माता-पिता प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति के होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है वो हमेशा कठोर ही रहता है। हमेशा क्या? अक्सर आप देखने को मिलेगा कि उनका जो स्वभाव होगा वो कठोर होता है। वो अपने बालक को बहुत अधिक कठोरता से उनका नियंत्रण करते हैं। माता-पिता जैसे चाहते हैं, बालक को वैसे ही करना पड़ता है। अगर अगर माता-पिता बालक को विज्ञान या फिर कह सकते हैं गणित विषय पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ने को कहते हैं, तो बालक को उन्हीं विषय में से पढ़ना पड़ेगा। भले इन विषयों में बच्चे की एक ज़रा रत्ती मात्र भी रुचि ना हो, लेकिन माता-पिता ऐसे प्रभुत्वशाली हैं कि अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें साइंस पढ़ना है, तो तुम्हें साइंस ही पढ़ना है, तुम्हें मैथ पढ़ना है, तो तुम्हें मैथ ही पढ़ना है। प्रभुत्वशाली वातावरण में पलने-बढ़ने वाले बालकों में कई विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे अधिक शर्मीलापन, अति संवेदनशीलता, हीनता की भावना आ जाती है, कुंठा की भावना जन्म ले लेती है उनके अंदर। तो बालकों में अपने माता-पिता के प्रति जो श्रद्धा भाव है, वो नहीं रह जाता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो माता-पिता हैं, अगर वो बच्चे के साथ हिल-मिल कर रहेंगे। एक होता है ना कि बच्चे डरते हैं माता-पिता से। डरना और मान-सम्मान करना 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आप किसी को डरा-धमकाकर अपना मान-सम्मान करवा सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो बच्चा आपके ही मुँह पर ना बोलकर चला जाएगा। और एक ऐसा होता है कि जो बच्चे को लगाव होता है अपने माता-पिता से। तो ये दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। अगली बात करेंगे हम लास्ट वाले कि छूट देने वाले माता-पिता। छूट देने वाले माता-पिता या फिर अनुमतिपूर्ण माता-पिता। तो ये जो माता-पिता हैं, कई अभिभावक ऐसे होते हैं अपने बालकों को बहुत ही अधिक छूट दे देते हैं। हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा। वे अपने बालकों के किसी भी कार्य में या किसी भी गतिविधि में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। उनको मतलब नहीं होता है कि उनका बच्चा
क्या कर रहा है, बालक के मन में जो आता है वो वही कार्य करता है। तो सीमा से जब अधिक आप छूट दे देंगे, यानी कि बच्चे को किसी भी तरह से आप अधिक बाउंड करके रखेंगे तब भी बच्चे के लिए नहीं अच्छा है। अगर आप बच्चे को एकदम से छूट दे देते हैं, तो वो भी जो है क्या बोलते हैं उसको, तो वो भी मतलब एक अच्छा नहीं बन पा उसके लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे हमने कल भी उदाहरण दिया था कि बिन मालिक के बाग कैसा होता है, तो वही कल्पना आप कर लीजिए कि जब माता-पिता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, तो उनका जीवन कैसा होगा। तो ये जब माता-पिता अधिक छूट दे देते हैं, तो बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। उनका आचरण अनुशासनहीन हो जाता है। वो अपने माता-पिता का भी कहना नहीं मानते हैं। ठीक? तो ये कुछ पैरेंटिंग स्टाइल थे जो कि पालन-पोषण किया जाता है बच्चों का। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन-सी पैरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छी लगी और हर माता-पिता को कौन-सी पैरेंटिंग स्टाइल को अपनाना चाहिए। और आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं, तो कभी उन पर अपना धौंस मत जमाइए। बच्चों के साथ हिल-मिल कर रहिए। हम ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं ये हमारे एग्ज़ाम में भी आए। हालाँकि आता है, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से माता-पिता की जो पैरेंटिंग स्टाइल है वो सबसे अच्छी है या कौन-सी सत्तावादी होते हैं, कौन-सी बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालाँकि ये तो है हमारे क्वेश्चन की बात, हमारे एग्ज़ाम में आएँगे या नहीं आएँगे, लेकिन हमें जो हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें हमें अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहे हैं। हम जो होम साइंस पढ़ते हैं ये हमारे जीवन से काफ़ी हद तक रिलेट करता है। अगर हर चीज़ आप अपने जीवन से जोड़ कर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। जैसे आप इनमें से जो सोचते हैं, हालाँकि आप हो सकता है कोई अलग सोचता हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये सबसे अच्छी पैरेंटिंग स्टाइल इसमें से जो प्रजातांत्रिक है, तो ये सबसे अच्छी लगती है। अब आपको देखना है कि आप किस तरह से अपने बच्चे का पालन-पोषण कर रहे हैं, ठीक? तो वैसे आज हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास समाप्त हो गई है, लेकिन अब जो छोटे-मोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, बच रहे हैं, उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारे छोटे-छोटे टॉपिक बच रहे हैं, उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल से आपकी प्रैक्टिस सेट चलने वाली है। तो अभी जो हमने शायद हमने बौद्धिक विकास तक प्रैक्टिस किया है। उसके बाद से हमने जो खेल वाला टॉपिक लिया था, खेल वाले टॉपिक से हमारा अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम खेल वाले टॉपिक से लेकर पैरेंटिंग स्टाइल तक पहले प्रैक्टिस करेंगे कल। उसके बाद परसों हम पूरे अपने सीडी के हर एक टॉपिक को टच करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा हेल्थ साइंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो है आप लोग रिवीज़न करते रहिए क्योंकि लास्ट में हम टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, रिवीज़न कर रहे होंगे। परसों के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक? तो अभी जो आपने लास्ट में 7 से 8 टॉपिक पढ़ा है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, कल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, उसके लिए आपको कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक? तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और जो हमने अभी बीमारियों की बात की थी जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, डिफ़्थीरिया हो गया, हैज़ा हो गया, ये सारे टॉपिक हमने कवर अप कर रखे हैं। तो मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम तो जॉइन करना ही होगा। तो फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ कि जो है टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो डिज़ीज़ वाला टॉपिक हुआ था मैं उसको उसका लिंक वहाँ पर दे दूँगी। आप उसे जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक? बस आज के लिए यही इतना रखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक आपको अच्छे लगे हों, चीज़ें आपको समझ में आई हों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।
कमेंट भी कर दीजिएगा 1-2, अच्छा लगता है आपका तो पैसा लगता नहीं है। इसके लिए आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई हैं, ठीक? और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज़ उसका एक बार आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।